हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आइए, आज इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। इसको जानने से पहले हम तीन वंशों के बारे में हम जान चुके हैं, जो राजवंश थे इसमें भाग लिए थे। बंगाल में पाल वंश और गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूटों के बारे में इससे पहले हम जो है पढ़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जब हर्षवर्धन का शासनकाल था, तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। तो हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष जो है शुरू हुआ। उसके बाद अरबों का आक्रमण हुआ। उसके उपरांत भारतीय महाद्वीप में तीन शक्तियां थीं। तीन शक्तियों में ये थे गुजरात या राजस्थान, कि ये है गुर्जर प्रतिहार, दूसरे थे बंगाल के पाल शासक, और तीसरे से थे दक्कन के राष्ट्रकूट। तो इन तीन शक्तियों जो बीच संघर्ष हुआ उसी को हम बोलते हैं कन्नौज। और ये जो संघर्ष हुआ कन्नौज को लेकर हुआ, इसलिए इसको कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। या तो हम यदि परिभाषा के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी से लेकर लगभग 2 वर्षों तक चले कन्नौज को लेकर जो संघर्ष हुआ तीन शक्तियों में, इसे को बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को जानने से पहले हम जानते हैं इनकी स्थिति क्या क्या थी। यदि हम मैप के जरिए देखा जाए तो ये था बंगाल का क्षेत्र। यहां पे जो था पालों का शासन था। ये था पाल वंश था यहाँ पे। इसकी राजधानी हम कह सकते हैं उस समय गौड़ थी। और ये गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक ये संपूर्ण क्षेत्र, ये क्षेत्र था गुर्जर प्रतिहारों का।
गुर्जर प्रतिहारों का था यह। इनकी जो राजधानी थी इनको बोलते हैं भीनमाल। और ये संपूर्ण दक्कन का क्षेत्र, यहाँ पे थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट और इनकी जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। इसको हम बोलेंगे दक्कन का क्षेत्र। दक्कन का क्षेत्र ये है बंगाल का क्षेत्र। बंगाल का क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। और ये था उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। पश्चिम का क्षेत्र और यहाँ पे था कन्नौज। ये है कन्नौज। तो इन्हीं तीन शक्तियों के बीच जो है ये कन्नौज के लिए जो संघर्ष हुआ उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। अब इनके कुछ राजाओं के, महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में जान लेते हैं। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था, लेकिन इसका महत्वपूर्ण शासक जो था वो धर्मपाल था। धर्मपाल। धर्मपाल ने जो है इसने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण शासक है कृष्ण प्रथम। और इसका जो संस्थापक है वो है दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग संस्थापक है। और कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहारों का जो संस्थापक है वो हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र। इसका महत्वपूर्ण शासक है मिहिर भोज। और मिहिर भोज ने इसने ग्वालियर में के किले में तेली मंदिर का निर्माण करवाया। और इसका संस्थापक है गोपाल। और कन्नौज का जो संस्थापक है वो है यशोवर्मन। तो ये थी इनकी स्थिति। अब आइए जानते हैं इनके
ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है? ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में यदि हम देखा जाए, साक्ष्य को यदि हम देखें, पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत क्या है? तो स्रोत को हम 3 प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक ऐतिहासिक साक्ष्य, दूसरा है सांस्कृतिक साक्ष्य, तीसरा है विदेशी साक्ष्य। विदेशी साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य पे हम देखेंगे शिलालेख। शिलालेख, यदि शिलालेखों को हम देखें तो दंतिदुर्ग का एलोरा शिलालेख, या समनगढ़ का शिलालेख, दूसरा हम देखेंगे मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति लेख, यह है मिहिर भोज का। मिहिर भोज। तीसरा हम देखेंगे, एक आएगा बादल शिलालेख, बादल शिलालेख, ये आएगा देवपाल का बादल शिलालेख। सांस्कृतिक साक्ष्य में हम देखेंगे, तो सांस्कृतिक साक्ष्य में हम देखेंगे कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, कल्हड़ की राजतरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का इतिहास मिलता है। उसके साथ साथ जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज है उसके बारे में भी यह जानकारी देता है। कश्मीर के शासकों के साथ साथ प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र है, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र। विदेशी स्रोत में हम देखेंगे कि जो महेंद्र पाल प्रथम था,
महेंद्र पाल प्रथम के समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। मसूदी जो है ये भारत की यात्रा करता है और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में ये बताता है कि ये विश्व के 4 शासकों में से एक थे। यह जो है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में वर्णन करता है। तो ये था स्रोत। इसके बाद हम जानेंगे कारण क्या थे। त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण क्या थे। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 200 वर्षों तक 3 महाशक्तियों के मध्य चला संघर्ष ही कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो जब 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो उस समय राजनीतिक शक्ति का केंद्र जो था वो पाटलिपुत्र था, तो उसका महत्व समाप्त हो गया। उसके फलस्वरूप उत्तर भारत का ये कन्नौज इसने इसका स्थान ले लिया। और आइए देखिए इसका कारण क्या था। आखिर ये कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला, कुछ तो इसका महत्व होगा, इसलिए इसका जो है इसके लिए युद्ध हुआ। तो इसका पहला कारण था कि कन्नौज जो है उत्तर भारत में, ये जो है उत्तर भारत में राजनीतिक और तो उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतीक था। दूसरा कारण था मध्य बंद करो तो दूसरा क्या, प्रारंभिक मध्य युग में कन्नौज को शक्ति प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता था।
तीसरा कारण था, यह जो है गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर स्थित था। ये हो गई गंगा और ये है यमुना, तो इन्हीं की दोआब क्षेत्र पे ये स्थित था। इन्हीं की दोआब क्षेत्र पे स्थित होने के कारण कन्नौज गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर स्थित होने के कारण यहाँ पर जो थी संसाधनों की प्रचुरता थी, तो यह आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो संसाधनों की प्रचुरता थी, आर्थिक और रणनीतिक रूप से इसका महत्व था। रणनीतिक रूप से इसका महत्व था। उसके अलावा यह जो है रेशम मार्ग पर स्थित था। इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक व्यापारिक महत्व भी ज्यादा था। इसके अलावा एक कारण है यहाँ के कमजोर शासक। आयुध शासक थे यहाँ पर। आयुध शासक जैसे इंद्रायुध, विजयायुध और चक्रायुध। ये शासक कमजोर हुए। इनका फायदा जो है बाद में, जैसे धर्मपाल था, उसने क्या किया, ये इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को बैठा देता है, तो अपने संरक्षण में उसने इन शासकों को ले लिया और इन्होंने उत्तरापद स्वामी की उपाधि भी धारण की। तो ये थे इसके कारण। अब आइए देखते हैं कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। तो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये 2 फेज में है। तो इसके प्रथम चरण में हम देखेंगे पहले चरण में जो प्रतिहार शासक वत्सराज है, ये कन्नौज पर आक्रमण करता है। वत्सराज ये क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण करता है। यहाँ के जो आयुध शासक है, इंद्रायुध को पराजित करता है। पराजित कर कन्नौज पर कब्जा जमा लेता है। इसके बाद जो पाल शासक धर्मपाल रहेगा,
वत्सराज का युद्ध जो है, वत्सराज का युद्ध जो है पाल शासक धर्मपाल से प्रयाग आधुनिक इलाहाबाद यहाँ पे होता है, और ये धर्मपाल पराजित होता है। ये जो है पराजित होता है और इसको पश्चिमी क्षेत्र अपना छोड़ना पड़ता है। तो वत्सराज की जो ये विजय थी, ये बहुत ज्यादा दिन तक, या हम कह सकते हैं ये अल्पकालिक थी। अल्पकालिक थी। इसके बाद राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, वत्सराज को और ये धर्मपाल, इनको दोनों को पराजित करता है। गंगा यमुना के जो दोआब क्षेत्र था उस पर ये कब्जा कर लेता है। कब्जा जमा लेता है। इसके बाद राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव था, दक्कन में वेंगी के चालुक्यों के साथ इसका संघर्ष हो रहा था। इसको सुलझाने के लिए यह दक्कन चला जाता है। वेंगी के चालुक्यों से संघर्ष को सुलझाने के लिए ये दक्कन चला जाता है। तो जब ये दक्कन जाता है तो वत्सराज जो है, ये गुर्जर प्रतिहार, ये हार से बड़े हतोत्साहित होते हैं। तो इसका फायदा ये धर्मपाल उठाता है। तो दूसरे चरण हम देखेंगे, जब ध्रुव दक्कन की ओर चला जाता है तो धर्मपाल जो है पुनः कन्नौज पर आक्रमण करता है और यहां का शासक रहता है इंद्रायुध। इसको पराजित कर चक्रायुध को अपने संरक्षण में गद्दी पर बैठाता है। और यहीं पर उसने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की।
उपाधि धारण की और संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्रों पर यह कब्जा एक बार जमा लेता है, लेकिन इसकी भी विजय अल्पकालिक रहती है। अल्पकालिक रहती है क्योंकि जो प्रतिहार शासक वत्सराज थे, वत्सराज इसका लड़का है नागभट्ट दिति। नागभट्ट दिति यह पुनः कन्नौज पर आक्रमण करता है और इस पर कब्जा जमा लेता है और धर्मपाल को जो है मुंगेर के युद्ध में इसको पराजित करता है। धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित करता है। और कन्नौज पर कब्जा जमा लेता है। जमा लेता है। इसकी भी विजय अल्पकालिक रहती है। इसकी भी विजय जो है अल्पकालिक रहती है क्योंकि जो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय हैं, ये इस पर अटैक करता है और वत्सर ये नागभट्ट दिति को पराजित करता है। सेकंड को जो है ये पराजित करता है। इसके उपरांत यह जो है दक्कन लौट जाता है। ये जो है दक्कन लौट जाता है। और इसी समय जो है इसकी धर्मपाल की जो है मृत्यु हो जाती है और फाइनली जो है ये नागभट्ट दिति जो है ये कन्नौज पर जो है कब्जा जमा लेता है और उसको अपनी राजधानी बनाता है। यहीं पर जो है आगे धर्मपाल की जो है तो राष्ट्रकूट शासक जो है गोविंद तृतीय जो है नागभट्ट दिति को पराजित कर जो है दक्कन लौट जाता है। इसके बाद कुछ समय बाद जो है धर्मपाल की जो है मृत्यु हो जाती है और अंततः प्रतिहारों ने उसके कन्नौज पर कब्जा कर जमा लिया और लंबे समय तक प्रतिहारों का कन्नौज पर कब्जा रहा। तो ये था कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। आइए देखिए इसके परिणाम क्या हुए। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के दूरगामी जो परिणाम हुए वो राजनीतिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परिदृश्य को उजागर किया। इसमें हम देखेंगे सत्ता का सुदृढ़ीकरण, सत्ता का करण,
सत्ता के सुदृढ़ीकरण हम देखेंगे कि जब प्रतिहारों की विजय हुई तो उस समय नागभट्ट द्वितीय ने जो है कन्नौज को राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित किया। सेकंड ने जो है इसको राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित किया और लगभग 3 शताब्दियों तक इस पर शासन किया। लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया। यदि हम सांस्कृतिक परिदृश्य देखें तो परिदृश्य देखा जाए तो सांस्कृतिक परिदृश्य में हम देखेंगे कि इसमें लगभग हमें 3 शैलियों का विकास देखने को मिला। उत्तर में प्रतिहारों की नागर शैली, दूसरी है पालों की बांग्ला गोल गुंबद वाले मंदिर और तीसरी है राष्ट्रकूटों की बेसर शैली। यह है बेसर शैली। सांस्कृतिक परिदृश्य हो गया और ये हो गया। एक पॉइंट और है इसमें, भाषाई परिदृश्य। भाषाई परिदृश्य, भाषाई परिदृश्य में हम देखेंगे इसमें बांग्ला, कन्नड़, और अपभ्रंश जैसे भाषाई शैली का विकास। तो ये था कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष।